सो वेलकम टू फैजान जायस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट टॉपिक्स पर रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स एंड एडमिशन्स पर वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं आप लोगों को गाइड करने के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जो है वो ये सवाल भी करते हैं कि कभी इटली के हवाले से प्रोसेस बता दें या जर्मनी के हवाले से जो है वो हमें गाइड कर दें कि एडमिशन वगैरह किस तरह जो है वो हासिल करते हैं या स्कॉलरशिप्स का क्या क्राइटेरिया होता है। तो आज इसी जो है वो चीज़ को मद्देनज़र रखकर जो हम टॉपिक आज आप लोगों के लिए लाए हैं वो बेसिकली जो है वो जर्मनी से रिलेटेड है। और आज हमारे साथ इसी हवाले से जर्मनी से दो दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, दो मेहमान खुसूसी। आज हमने उनको इनवाइट किया है कि स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि मुझसे काफ़ी टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जर्मनी से रिलेटेड कोई सेशन जो है वो आप ऑर्गेनाइज करें या उसके हवाले से किसी गेस्ट को आप इनवाइट करें, वो उसके बारे में प्रोसेस जानना चाह रहे थे। तो आज हम इसी टॉपिक पर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी हवाले से मैं जो है वो वेलकम करूँगा हमारे उज़ैर भाई जो है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं, और ताबिश भाई जो कि दोनों जर्मनी के अंदर अपनी मास्टर्स जो है वो परस्यू कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम इनको वेलकम करते हैं कि वेलकम टू यू बोथ टू आवर प्रोग्राम। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो आज हमें अपना जो है वो कीमती वक्त जो है वो प्रोवाइड किया। और इसी हवाले से आज हम लोग जो है वो ये जानना चाहेंगे कि जर्मनी के हवाले से जो एडमिशन प्रोसीजर है, वहाँ की जो स्टूडेंट लाइफ है, और वो तमाम पॉइंट्स, वो तमाम क्यूरीज जो कि एक न्यू एस्पायरेंट्स के जहन में होती हैं। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए मैं सबसे पहले इस हवाले से सबसे पहले तो वेरी फर्स्ट जो है मैं गुजारिश करूँगा हमारे गेस्ट को कि वो अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवाएँ। और सबसे पहले हम उज़ैर भाई से गुजारिश करेंगे कि सर काइंडली आप हमें अपना इंट्रो करवाएँ कि आप किस फ़ील्ड में मास्टर्स कर रहे हैं, और जो है वो उसके बाद फिर हम जो है अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो फैज़ान भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें इनवाइट किया। मेरा नाम उज़ैर कुरैशी है और मैं जर्मनी में यूनिवर्सिटी ऑफ कोबलेंस में मास्टर्स कर रहा हूँ वेब एंड डेटा साइंस में। मैं यहाँ तकरीबन 2 साल से हूँ और स्टडीज़ के साथ-साथ मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता हूँ सीजीएम में एज़ अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। जी बहुत-बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई। उसके बाद मैं गुज़ारिश करूँगा ताबिश भाई से कि काइंडली आप अपना इंट्रो करवा दें हमारे व्यूअर्स को। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फैज़ान। और मेरा भी सेम ही जो है ना, तकरीबन 1.5 साल हो गया जर्मनी में। लास्ट ईयर अप्रैल में मैं जर्मनी आया था और यहाँ पर मास्टर्स कर रहा हूँ रिन्यूएबल एनर्जी में। कोर्स का टाइटल जो है प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी है, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर है। तो ब्रीमन जो सिटी है जर्मनी का, वहाँ पर मैं रहता हूँ और यूनिवर्सिटी भी वहीं से करीब है। और ये छोटा सा इंट्रो है। जी, बहुत शुक्रिया ताबिश भाई। अच्छा, तो हमारे आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं गुज़ारिश करूँगा, सबसे पहले तो उज़ैर भाई आपकी तरफ आते हैं। और सवाल ये है कि आपने जर्मनी को ही अपना एज़ एजुकेशनल डेस्टिनेशन क्यों चूज़ किया? तो इस हवाले से काइंडली जो है आप हमें ज़रा रहनुमाई हमारी फ़रमाएँ, क्योंकि किसी भी जगह को हम जब एजुकेशनल अपना डेस्टिनेशन चूज़ करते हैं, किसी भी कंट्री कोई भी मूव करना चाह रहा होता है तो उसके रीज़न्स होते हैं। तो उस वजह से आपने क्या सोचकर, क्या वो चीज़ें थी जो कि आपने देखकर जो है ये डिसाइड किया कि जर्मनी शुड बी योर एजुकेशनल डेस्टिनेशन? जी। तो फैज़ान भाई सबसे पहला रीज़न जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न था ये डिसाइड करने में कि मुझे जर्मनी में मास्टर्स करनी चाहिए, वो ये था कि जर्मनी दुनिया के चंद मुल्कों में से मुल्क है जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ अपने सिटीजन्स को बल्कि दुनिया भर के तमाम स्टूडेंट्स को। आप गिनती पे उंगलियों की जो है वो उस पे गिन सकते हैं कि कितने मुल्क हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत कम आपको मुल्क मिलेंगे ऐसे। काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो आपको फ्री एजुकेशन तो प्रोवाइड करते हैं मगर साथ-साथ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या तो टाइम पीरियड की या
स्पेसिफिक फील्ड्स पे या फिर स्पेसिफिक रीजन्स पे, मगर जर्मनी ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया भर से आने वाले स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला जो मेरा रीज़न था वो था फ्री एजुकेशन। दूसरा जो रीज़न था जर्मनी को ऑप्ट करने का वो ये था कि यहाँ पर टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं दुनिया भर की, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी है यहाँ पे, और बहुत हाई स्टैंडर्ड है एजुकेशन का। ये एक दूसरा रीज़न था। उसके अलावा जो एक रीज़न जिसकी वजह से मैंने जर्मनी को एज अ डेस्टिनेशन चूज़ किया वो ये था कि यहाँ पे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। हालांकि इनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, मगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे वो सारे इंग्लिश में हैं, और स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से यहाँ पे इंग्लिश में तालीम हासिल कर सकते हैं और बगैर किसी परेशानी के अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके अलावा चूंकि यहाँ पे पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी डाइवर्स है, ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर के लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, उनको जानने का मौका मिलता है, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है, बड़ा अच्छा आपको एक्सपोजर मिलता है अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जो कि आपको आगे भी प्रोफेशनल लाइफ में और जनरली अपनी लाइफ में बड़ा काम आता है। और तीसरा इसके अलावा जो बड़ा रीज़न था वो ये था कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, और अगर हम कंपेयर करें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ तो जर्मनी को यूरोपियन यूनियन का पावर हाउस माना जाता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज इन यूरोप, न सिर्फ यूरोप में बल्कि दुनिया में। तो लिहाजा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, चाहे स्टूडेंट किसी भी फील्ड से उसका ताल्लुक हो, कहीं ना कहीं उसको जो है वो जॉब मिल जाती है और वो बड़े अच्छे से अपना करियर आगे परसू कर सकता है। और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल है, अनलेस कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, किसी बड़े शहर में किसी मेन लोकेशन पे रहते हो तो शायद कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी ज़्यादा होगी, वरना इन जनरल यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अफोर्डेबल है और हर एक स्टूडेंट यहाँ पे बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकता है यहाँ पे रहना, खाना पीना, घूमना फिरना और तमाम तरह उसके जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं वो बड़ी आसानी से कवर कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पे बड़ा अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, लोग बड़े वेलकमिंग हैं, बड़ा वार्म आपको रिस्पांस देते हैं, बड़े अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं, तो आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आता। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं जो कि जर्मनी को एक बड़ी एक यूनिक डेस्टिनेशन बनाते हैं फॉर स्टडीज़। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट कम्युनिटी यहाँ पे बड़ी वाइब्रेंट है, और न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तो ख़ास तौर पे यहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन की सूरत में यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है। जर्मनी के तमाम तर शहरों में पीएसए मौजूद है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का लुक आफ्टर करती है, उनकी हेल्प करती है, जब कभी भी उनको किसी भी मामले में ज़रूरत पेश आती है तो वो उनके लिए हमेशा मौजूद होते हैं। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा रीज़न वो ये है कि जर्मनी का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और चूँकि यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी होती है हर एक स्टूडेंट के लिए, तो जब कभी भी उसकी सेहत का कोई मसला होता है तो वो अपने करीबी किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी भी टाइम अपनी जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकता है, और उसका सारा खर्चा उसकी हेल्थ इंश्योरेंस बेयर करेगी। तो ये कुछ रीजंस थे जो कि मेरे हिसाब से जर्मनी को बड़ी एक आइडियल कंट्री बनाते हैं फॉर हायर स्टडीज़। और यहाँ पे जब आते हैं तो इन सारे रीजंस के अलावा आपको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप थ्रू आउट यूरोप ट्रैवल करें, घूमें फिरें, दुनिया देखें, और बड़ा अच्छा आप यहाँ पे अपना वक्त गुजार सकते हैं। जी बहुत-बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई, मेरे ख़्याल से आपने बहुत वज़ाहत से जो है वो सवाल का जवाब जो है वो प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट मैं जो है वो ताबिश भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा और आपसे ये क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एडमिशन्स के हवाले से, अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ में प्रोसेस के हवाले से, कि कौन-कौन सी वो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं
स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि जिसको पूरा करके जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जो है वो ले सकते हैं सक्सेसफुली? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जो है ना, जैसे कि ज़ैन ने बताया कि जर्मनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन for any type of masters or PhD students from all over the world, because यहाँ पे इनका कल्चर जो मतलब ग्रीटिंग्स देते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो बहुत ही वेलकमिंग है और कल्चर इनका बहुत अच्छा है यहाँ पर। तो मैं आई जस्ट सेकंड टू दैट और डिस्कशन में। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो रिक्वायरमेंट्स जो है, सबसे पहले तो जो CGPA अगर डिस्कस करें तो नॉर्मल है जर्मनी का, कोई एज सच कोई जो है ना कोई अलग से कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसा कि अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं तो आपको एक नॉर्मल CGPA रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर यूरोप में ECTS का एक सिस्टम होता है, यूरोपियन जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें। ECTS के बाद आप बात जी बता रहे हैं, ECTS के हवाले जी से? जी। तो ECTS जो है वो नॉर्मली 2.5 से अगर आप बिलो हैं तो आपका जो है ना यहाँ पर एडमिशन का मतलब सक्सेस रेशो बहुत 95% है कि अगर आपका 2.5 ECTS पॉइंट्स हैं आपके, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। और ECTS का मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि पाकिस्तान का ग्रेडिंग सिस्टम और ये यूरोपियन ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा डिफरेंस है। कि यहाँ पर ECTS में ऐसा है कि ये रिवर्स है हमारे हमारी ग्रेडिंग सिस्टम का। वहाँ पर हमारी नॉर्मली यूनिवर्सिटीज में 4 CGPA होती है और 4 CGPA टॉप होती है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो टॉप CGPA होती है, जो फुल मार्क्स होता है, वो होते हैं वन वन जो ECTS पॉइंट होता है, तो उसे टॉप ग्रेड माना जाता है। और उसके बाद जितना आप उसको उसके अंदर ऐड करते जाएंगे, जैसे 2 और 2.5 3, तो वो 80%, 90% या 75%, 70, तो वो बिलो इस तरह से जो है ग्रेडिंग सिस्टम इनका होता है। टॉप ग्रेड 1 होता है और ये फिर 4 तक जाता है। 4 तक फिर पासिंग ग्रेड होता है। उसके बाद 5 जो है वो लोएस्ट ग्रेड होता है। तो ये इसी केस में ऐसा है। तो 2.5 मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ग्रेडिंग सिस्टम में या हमारे ग्रेडिंग सिस्टम में अराउंड 75% या 70%, डिपेंड्स कि आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने बैचलर्स की है उसमें उनका क्या क्राइटेरिया है ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर। तो नॉर्मली 2.5 मेरे ख्याल से अगर आपका है तो बहुत सही CGPA, आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं जर्मनी में। तो CGPA रिक्वायरमेंट तो ये है। और जहाँ तक अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी, अगर उसकी आप बात करें, अगर आप जर्मन में पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एनी हाउ B1 या जो B1 का सर्टिफिकेट है जर्मन लैंग्वेज का, वो रिक्वायर होता है। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो मोस्टली वो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए मिनिमम 6.5 बैंड्स आपके होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको आइस के बगैर एडमिशन मिल जाता है, उसमें आपको आइस की ज़रूरत नहीं रहती है। और लेकिन अगर कहीं पर आइस की रिक्वायरमेंट है तो मेरे ख्याल से 6.5 इज द मिनिमम डिमांड। तो अगर आपके पास 6.5 है तो आप इजीली मतलब 2.5 CGPA 6.5 में अगर ऐसी आपकी प्रोफाइल है तो आप इजीली जो है ना एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी जो है ना डिफरेंट तरह की हैं। 3 से 4 किस्म की जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास होती है। तो जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसमें फुल ऑन रिसर्च वर्क होता है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी जो है ना हाई रहती है। उसमें आपकी आईएल्स की भी और आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी थोड़ी ज़्यादा रहनी चाहिए। उसमें कुछ एक्सपीरियंस को लेके भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं विद दैट क्राइटेरिया और दैट प्रोफाइल। तो इसके अलावा एजुकेशन, जैसा कि उजैर ने आपको बताया कि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है, ठीक है। तो ऐसा आपकी कोई फी नहीं है जो आपने ट्यूशन फी के तौर पर पे करनी है। लेकिन जो है एक सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फी होती है, उसके अगेंस्ट आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन टिकट मिलती है आपके रीजन के लिए।
और कुछ और जैसे स्पोर्ट्स को लेके या लाइब्रेरी और इस तरह की जो टिकट्स वगैरह ये आपको प्रोवाइड की जाती है। उस सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन वो होता है तकरीबन 200 से 400 के दरमियान होता है। मतलब 400 से नीचे नीचे होता है और 200 के आसपास जो है ना, डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में रहते हैं, आपका रीजन कितना बड़ा है ट्रांसपोर्टेशन को लेके। तो जो है ये फ्री होती है यूनिवर्सिटी को पे करने के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से या दुनिया किसी मुल्क से जर्मनी पढ़ने के लिए आते हैं एज इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट के तौर पर एक मनी डिपॉजिट करवाना होता है एक जर्मन बैंक में। और वो आप ही के पैसे होते हैं, आप ही को वापस मिल जाते हैं 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट्स में। लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 1 ईयर। आपको जो है ना इस ऐसा कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह है। ये ज़ाहिर है जब आप किसी दूसरे मुल्क से आते हैं, यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज भी बोली जाती है, ज़्यादातर लोग जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, तो आपको 2 से 3 महीने लगते हैं यहाँ पर एडजस्ट होने में। जब आप आते हैं तो जो है ज़ाहिर है आपको फर्स्ट रूम चाहिए, उसके बाद सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। एक मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू आ गया ताबिश भाई के पास। सॉरी, तो मैं कह रहा था कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को यहाँ पर एडजस्ट होने के लिए 2 से 3 जो है ना मंथ्स रिक्वायर होते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है सारे, उसके बाद वो जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो जॉब्स यहाँ पर बहुत हैं, जॉब आपकी 1 से 2 वीक में आपकी जॉब आप ले सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी होती हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स सारे प्रिपेयर करने होते हैं। यहाँ पर जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन है या यूनिवर्सिटी में आपने जो रजिस्टर करना है, रूम रजिस्टर करना है, ये सब चीज़ें आपने करनी होती हैं। तो उस दौरान अगर आपके पास कोई पैसे ना हों और आप आपके सर्वाइवल के लिए, अब आपको डिपेंड करता है कि आप एक महीने में सारा प्रोसेस कर लें। कुछ लड़के होते हैं कि लकीली वो 1 महीने में सब कर लेते हैं, लेकिन किसी को 5 से 6 माह भी लग जाते हैं, डिपेंड कि आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है। ठीक है, नॉर्मली 2 महीने लगते हैं तकरीबन। तो उसके लिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपके पास आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो 1 साल के बाद आपको वो पैसे मिल जाते हैं सारे के सारे। आप चाहें तो आप उससे वापस भेज दें पाकिस्तान। अगर आपकी जॉब लग जाती है, आप उससे आप अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं तो आप वापस भेज सकते हैं। और अगर आप यूज़ करने के यूज़ कर सकते हैं सब चीज़। तो ये जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। जर्मन लैंग्वेज एज सच इंटरनेशनल जो हमारे इंग्लिश प्रोग्राम्स होते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम्स, उनमें हमें जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ कोर्सेज हैं, मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं कि 10 से 20% कोर्सेज होंगे थ्रू आउट जर्मनी, जिसमें आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको जर्मन लैंग्वेज भी रिक्वायर होती है। जैसे कि मेरा कोर्स है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में आप पढ़ने आएंगे तो वो A1 जो जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है वो जो है ना डिमांड करते हैं। तो इस तरह के कुछ केसेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे जर्मन लैंग्वेज मांगती हैं, जिनमें आपका जो है इंग्लिश प्रोग्राम हो। तो वो अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढ सकते हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जर्मनी आ रहे हैं, आपने यहाँ पर सेटल होना है, आपने यहाँ पर जॉब करनी है आगे चल के, तो एनी हाउ आपको जर्मन तो सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इतनी तो सीखनी पड़ेगी कि आप जो जॉब इंडस्ट्री है या प्रोफेशनल आपका जो करियर है उसमें आप जो है ना अच्छा कर सकें। तो वो आप अगर जब पाकिस्तान से सीख के आते हैं तो ज़ाहिर है कि वो आपको यहाँ पर बेनिफिट करती है। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं 3-4 जो मैंने आपको बताई हैं मेन में। तो अगर जी कुछ चीज़ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी ताबिश भाई, काफ़ी जो है वो आपने इस हवाले से डिटेल के साथ जो है आपने एक्सप्लेन कर दी है मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट्स। अब बात आती है कि हाउ कैन स्टूडेंट अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़, क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का और किन किन मराइल से गुजर के आप एक एडमिशन लेटर जो अचीव करते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ से। उस हवाले से अगर आप काइंडली थोड़ा सा तो ओवरव्यू दे दें। जी, तो
जो है ना अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ये सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, जैसा कि सीजीपी आपकी है इतनी, इवन अगर कम भी है, अगर आप जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना मेजर पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में मास्टर्स करना चाहते हैं, ठीक है। और बस आपको अगर ये सब चीज़ें आपके पास हैं, आपको मालूम है कि आपने क्या पढ़ना है, तो जो है ना यहाँ पर एक वेबसाइट है DAAD दाद के नाम से, तो daat.de, तो उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर इंटरनेशनल प्रोग्राम्स का एक जो है ना ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक सर्च जो है बार टैब ओपन हो जाएगा, वो आप वहाँ पर अपने प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, जो भी टाइटल है। मुख्तलिफ कीवर्ड्स होते हैं, कभी कभार सेम ही कोर्स डिफरेंट जो है ना सिनोनिम्स पे जो है ना ऑफर हो रहा होता है, तो आप ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखते हुए उसको जो है ना सर्च करें। और तकरीबन 95% ऑफ द कोर्सेज आपको दाद पर मिल जाते हैं जर्मनी में, जो ऑफर होता है, ठीक है। तो आप बस दाद पर सर्च करें। अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है और जो भी कोर्स आपने पढ़ना है, रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर लिखी हुई हैं, वहाँ पर डेडलाइंस भी लिखी हुई हैं कि कब आप हमें अप्लाई करना है, सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन होती हैं। अगर आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अप्लाई होगा या यूनिसिस पर वेबसाइट यूनिसिस की वेबसाइट पर अप्लाई होगा, ये सब चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मेंशन होती हैं। मैं यूनिसिस का आपको जो है इसके बाद बता देता हूँ। तो दाद की वेबसाइट पर ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर उन्होंने जो है प्रेजेंट की हुई है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डेडलाइंस हैं। समर सेमेस्टर में वो कोर्स ऑफर हो रहा है या विंटर सेमेस्टर में हो रहा है, तो वहाँ पर अगर आपको अपने कोर्सेज मिल जाते हैं तो कम से कम जो है 4 से 5 आप कोर्सेज शॉर्ट लिस्ट कर लें फॉर अ नॉर्मल स्टूडेंट। अगर किसी की जो है प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो किसी स्पेसिफाइड कोर्स में पढ़ना चाहता है, तो इट्स अप टू यू, बट नॉर्मली फॉर द सेफ साइड आप 4 से 5 कोर्सेज में लाजमी अप्लाई करें, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में लाजमी अप्लाई करें फॉर सेम टाइप ऑफ कोर्सेज। और जो है ना उसके लिए 2 जगह पर अप्लाई हो सकता है, 2 तरीके होते हैं किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एक तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर एक फॉर्म होगा, फॉर्म आप सबमिट कर दें, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं, वो सब आप पर अटैच करके सबमिट कर दें। और फिर आपको वेट करना होगा कि कब वो आपको जो है ना उसका रिजल्ट है ना देते हैं कि आपका एडमिशन हो गया नहीं। लेकिन दूसरा जो तरीका है जर्मनी में मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का या किसी भी कोर्स में अप्लाई करने का, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज उसके थ्रू करती हैं, वो है यूनिसिस्ट, ठीक है। तो यूनिसिस्ट भी एक इसी तरह वेबसाइट है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। आपके जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दाद पर आपने देखे हैं, दाद की वेबसाइट जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, वहाँ पर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिसिस पर सबमिट करने होते हैं। और उसके बाद जो है ना उनकी फ़ी होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको 70 यूरो पे करने होते हैं, और फिर हर बार आपको 35 यूरो पे करने होते हैं। तो इतने जो है ना फॉर ईच कोर्स आपको पे करना होता है। वंस आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, मोटिवेशनल लेटर जो आपका उस कोर्स को लेके है वो सबमिट कर देते हैं, और आप फीस पे कर देते हैं, तो वो आपकी एडमिशन फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको यूनिसिस की तरफ से सारी जो है ना वो ट्रैक जो भी उसका होता है, आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोसीजर कहाँ पर इस वक्त जो है पहुँचा है। तो इट्स अ बिट लॉन्ग प्रोसेस, लाइक 2 महीने लग जाते हैं। अगर आप यूनिसिस पर अप्लाई करते हैं तो 1.5 से 2 माह में आपका एडमिशन तक तकरीबन लगता है। तो यूनिसिस की वेबसाइट पर आपने जस्ट कोर्स सेलेक्ट करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और फीस पे करनी होती है, तो फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर डायरेक्ट वीज़ा का प्रोसेस है, वो फिर एक अलग ही डिफरेंट जो है उसका तरीक़ाकार है। वो ये है कि फिर नेक्स्ट टाइम कभी डिस्कस करेंगे, वरना ये फिर जो है ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया ताबिश भाई। उज़ैर भाई आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो फ़ोकस्ड होते हैं, और मेरे
पास भी जो क्वेश्चंस या क्वेरीज आती रहती हैं, तो वो ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स के हवाले से पूछते हैं कि स्कॉलरशिप्स फुल फंडेड का बता दें। और जर्मनी से रिलेटेड भी यही सवाल तकरीबन सुनने को मिलता है कि जर्मनी में फुल फंडेड स्कॉलरशिप पे स्टडी करनी है, तो हमें फुल फंडेड स्कॉलरशिप मिल सकती है या नहीं मिल सकती? अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? काइंडली इस हवाले से आप ज़रा हमारी इस क्यूरी को क्लियर कर दें कि स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है जर्मनी में और किस तरह हासिल की जाती है? जी। स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है बिल्कुल, जैसा कि ताबिश ने तफ़सीलन बताया कि किस तरह से ब्लॉक अकाउंट के ज़रिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उसके बाद एजुकेशन अपनी यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि किसी वजह से ब्लॉक अकाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता और वो चाहता है कि वो स्कॉलरशिप पे यहाँ पे पढ़े, तो उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहली जो स्कॉलरशिप, जो सबसे फेमस स्कॉलरशिप है और सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जर्मनी की, वो है दाद स्कॉलरशिप। दाद स्कॉलरशिप हासिल करने का तरीका बड़ा आसान है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जो स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं, मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे वो जाके उस स्कॉलरशिप की डिटेल देख सकते हैं। बेसिकली ये स्कॉलरशिप जो है अ, वो तमाम स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं जो कि उन पर्टिकुलर फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि उनकी वेबसाइट पे मेंशन है। मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन-कौन सी फील्ड्स हैं। ये स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है इन तमाम डिसिप्लिन्स पे, जिसमें से लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़ है, लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज़, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंसेज़, मेडिसिन, वेटनरी मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, न्यूट्रिशनल साइंस और इंजीनियरिंग एंड साइंस वगैरह वगैरह। ये वो तमाम डिसिप्लिन्स हैं जिनमें आप दाद स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें फर्दर जब आप जाएंगे, मैं आपको वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि प्रोग्राम्स बेसिकली कौन से, ये तो फील्ड्स हो गई, मगर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जिसमें ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो प्रोग्राम्स कुछ इस तरह के होंगे। अ, अच्छा, इसमें मास्टर और पीएचडी दोनों इंक्लूडेड है। मास्टर्स की भी यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी और पीएचडी की भी मिल जाएंगी। प्रोग्राम्स कुछ इस तरह के होंगे, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मशीनरी, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, in energy and environmental management, water resource management, air quality control, solid waste management, उसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, इंटरनेशनल मीडिया स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ साइंस इन ग्लोबल अर्बन हेल्थ वगैरह वगैरह। तो इसको हासिल करने का तरीका ये है कि आपके पास एटलीस्ट 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड का, और उसके बाद फिर आप इनमें से किसी प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करेंगे और फिर उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो इनकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। अगर उनको लगता है कि आप उनके क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं तो वो आपको स्कॉलरशिप ग्रांट कर देंगे। अगर आप मास्टर्स में स्कॉलरशिप अवेल करते हैं तो आपको तकरीबन मंथली 934 यूरो का स्टाइपेंड मिलेगा, और अगर आप पीएचडी में स्कॉलरशिप हासिल करते हैं तो आपको तकरीबन 1200 यूरो का मंथली स्टाइपेंड जो है वो मिलेगा। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस और उसके अलावा और काफ़ी आपको फैसिलिटीज़ इसमें मिल सकती हैं। आपको रेंटल सब्सिडी मिल सकती है, और इसके अलावा काफ़ी आपको सहूलतें मिल सकती हैं। ये अकोमोडेशन के हवाले से भी इसमें बेनिफिट्स हैं? जी हाँ, उसमें भी आपको रियायत मिल सकती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं स्कॉलरशिप हासिल करने के। ये तो हो गई दाद स्कॉलरशिप। इसके अलावा बहुत सारी रीजनल स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी हैं, रिसर्च प्रोग्राम रिलेटेड स्कॉलरशिप्स भी हैं। ये सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपका उनके क्राइटेरिया पे उतरना ज़रूरी है, या वो प्रोग्राम्स स्पेसिफिकली जिसमें वो स्कॉलरशिप ऑफ़र की जा रही है, अगर आप उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप लेना आसान है निस्बतन।
लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो अप्लाई करते हैं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में या आईटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स में, जैसा कि मेरा प्रोग्राम है या जैसे ताबिश का प्रोग्राम है या जैसे आपका प्रोग्राम है, केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, प्रोसेस इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेज, मैकेनिकल, सिविल वगैरह वगैरह, इस तरह के जो प्रोग्राम थे, इन फील्ड्स में अनफॉर्चुनेटली वो स्कॉलरशिप बहुत कम ऑफर होती हैं। तो ये वजह है कि इन फील्ड से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स उस तरह से स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं कर पाते। अलबत्ता वो तमाम फील्ड्स जिसका मैंने शुरू में मेंशन किया था, अगर उनसे किसी का ताल्लुक है तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बआसानी उसको हासिल भी कर सकते हैं। यकीनन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि दुनिया भर से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, मगर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी है और आप उनके तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो यकीनन आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी स्कॉलरशिप के हवाले से। जी बहुत बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ताबिश भाई शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं कुछ टाइम के लिए, तो हेलो आ गए। अच्छा चलें, तो ताबिश भाई आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स जो है वो अपने एक्सपेंसेस को और अपना जो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको किस तरह मैनेज करते हैं? व्हाट्स द स्टूडेंट लाइफ इन जर्मनी एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो? जी जी, जर्मनी में एज आपको जो है ना पार्ट टाइम जॉब अलाउड होती है। आप 20 आवर्स अ वीक आप जो है ना जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी। तो और वेजेस यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। जो मिनिमम वेज है अभी जर्मनी में वो 13 यूरो है। तो 13 यूरो पर अगर आपको वेज मिलती है, आप कहीं पर भी काम करें। वो नॉर्मली स्टूडेंट यही करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं यहाँ पर और उससे अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो पे करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब करते हैं और उनके एक्सपेंसेस इतने नहीं है, वो उसमें से कुछ जो है सेव कर लेते हैं, अपनी फैमिलीज को पाकिस्तान भी पैसे भेजते हैं। लेकिन इस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कोर्स कैसा है, आप पढ़ाई को लेकर कितने ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व हैं और किस तरह से आप मतलब आप अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से कितनी असाइनमेंट्स वगैरह मिलती हैं, आपका शेड्यूल क्या है, टोटली डिपेंड्स ऑन दैट। और अगर आप 20 आवर्स अ वीक जो है काम करते हैं कंप्लीटली, तो मतलब अ, आप आसानी से जो है ना यहाँ पर जर्मनी में अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कर सकते हैं और थोड़े बहुत पैसे पैसे जो है वो सेव भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली स्टूडेंट यही करते हैं। और फर्स्ट ईयर के लिए तो ब्लॉक अकाउंट होता है, वो अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको वापस पैसे पाकिस्तान नहीं भेजने होते हैं, तो वो आते हैं तो पहले 6-8 महीने में पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कोर्सेज वगैरह निकाल लेते हैं जो कंपलसरी कोर्सेज होते हैं। उसके बाद फिर वो पार्ट टाइम जॉब्स करना स्टार्ट करते हैं। तो अ, आप पे डिपेंड करता है कि आप का क्या जो है ना बैकग्राउंड है और क्या आप करना चाहते हैं, इंटेंशन आपके क्या है, तो वो उस तरह से लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन मतलब अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपको वापस भेजने का पैसे या ऐसा कुछ भी है, तो यहाँ पर आपको जॉब अलाउड है, पार्ट टाइम जॉब्स, तो उससे आप अपने लिविंग एक्सपेंस भी बिल्ड कर सकते हैं। जी उज़ैर भाई व्हाट इज़ द मेन, अब ये जो है ना वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। स्टूडेंट्स आते तो हैं, स्टडी तो करते हैं, लेकिन उनका जो मेन मकसद होता है वो होता है लाइफ आफ्टर ग्रेजुएशन। अगर हम बात करें, जॉब्स की बात करें, लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की बात करें, या उनके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो ज़्यादातर आपको पता है कि 95% जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उनका मकसद यही होता है कि वो स्टडी के बाद जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो प्रोफेशनल करियर को जो है वो अच्छे तरीके से परस्यू करें। तो इस हवाले से जो है वो आपके क्या व्यूज़ हैं, या आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, आपने क्या एनालिसिस किया है वहाँ पे, और वो तजुर्बात अगर आप हमारे साथ शेयर करें तो इट वुड बी बेटर। जी, ज़रूर। ये आपने बिल्कुल सही फ़रमाया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आते हैं उनका जो मकसद होता है वो यही होता है कि वो अ, या तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट यहाँ पे अपनी देख रहे होते हैं या अपने करियर को एटलीस्ट उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं जहाँ से वो किसी भी मुल्क अगर शिफ्ट हों या इवन पाकिस्तान शिफ्ट हों तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और ऑब्वियसली जब इतना खर्चा करके, इतनी इन्वेस्टमेंट करके, इतना टाइम स्पेंड करके यहाँ पे कोई आता है तो वो इतनी जल्दी जाना पसंद तो नहीं करेगा मेरे ख्याल से। तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो जब तक यहाँ पे आप एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और तब तक तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अपने खर्चे मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि ताबिश ने बताया बड़ी आसानी से आप अपने तमाम अखराजात पूरे कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1.5 साल का तकरीबन वीज़ा मिलता है जिस पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन इनफ है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मास्टर्स भी कर लिया हो और उसके बाद 1.5 साल भी गुजार लिया और उसको जॉब नहीं मिला हो अभी तक। ऐसा मैंने अभी तक कोई केस नहीं देखा। होंगे कुछ एक्सेप्शनल केसेस, मगर ज्यादातर स्टूडेंट्स को या तो मास्टर्स के दौरान या मास्टर्स के बाद आराम से जॉब अपनी अपनी फील्ड में मिल जाती है। अ, और वैसे भी क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आप ज़रूरी नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है मोस्ट केसेस में कि आप 2 साल के अंदर ही मास्टर्स अपनी कंप्लीट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में मास्टर्स अपनी कंप्लीट करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर के दौरान या सेकंड सेमेस्टर के दौरान उनको जॉब मिल जाती है तो फिर वो मास्टर्स के साथ साथ जॉब करते हैं या फिर टोटली स्विच हो जाते हैं अपना उसके ऊपर, जॉब के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप मास्टर्स करें या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद या मास्टर्स के दौरान आपको जॉब बड़ी आसानी से मिल जाती है। जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है फ्रॉम स्टूडेंट टू अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो आपको फिर एक ब्लू कार्ड जर्मन गवर्नमेंट देती है, और ब्लू कार्ड हासिल करने के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने पीआर हासिल करनी होती है, परमानेंट रेजिडेंस परमिट हासिल करना होता है। उसको हासिल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपको ब्लू कार्ड हासिल करने के बाद यानी फुल टाइम के होने के बाद तकरीबन 33 महीने के बाद आप पीआर हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है अप टू B1 तो फिर आप 21 महीने में भी ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये एक एडेड बेनिफिट होगा। अगर आप लैंग्वेज जल्दी सीख जाते हैं तो फिर आपकी जो पीआर हासिल करने की जो ड्यूरेशन है वो शॉर्टन हो जाएगी। और जब आपको पीआर मिल गई तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको नेशनलिटी हासिल हो। नेशनलिटी हासिल करने के लिए तकरीबन 8 साल का अरसा है जिसके बाद आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और यकीनन और भी काफ़ी सारी छोटी-मोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, मगर मेन जो चीज़ है वो मैं आपको मुख्तसरन बता दूँ। 8 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये तो कुछ बातें हैं लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के हवाले से। अ, मगर मैं समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो अपनी फ़ील्ड के साथ मुंसलिक है और उसके बाद वो सीरियसली जॉब की तलाश में अगर लग जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मास्टर्स के बाद जॉब नहीं मिलती। जॉब बड़ी आसानी से यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप एक स्टेप और जाते हैं और जर्मन लैंग्वेज भी कर लेते हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे खुल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे सेटल होने के लिए आपको। अगर आप यहाँ से मास्टर्स कर लेते हैं और अगर आप यहाँ की लैंग्वेज सीख जाते हैं तो फिर देयर इज़ नो वन हू कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ जॉब। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा एडवांटेज है जर्मनी का। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की जो कि एडमिशन सिक्योर करके और जो है फिर उनका नेक्स्ट स्टेप जो होता है बस जर्मनी पहुंचना होता है, तो उन उस हवाले से क्या पॉइंट्स ज़रूरी हैं जो कि स्टूडेंट्स को समझनी चाहिए बिफोर अराइविंग इन जर्मनी? वो क्या चीज़ें हैं जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो इस साल आएंगे, अगर हम बात करें इस इनटेक की जो नए अभी इस दफ़ा जो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस होगी, तो उससे रिलेटेड क्या चीज़ें आप रिकमेंड करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके, ये सारी तैयारियां पहले से करके फिर जो है वो जर्मनी पहुंचें? हम्म, कुछ जनरल चीज़ें हैं जो मैं कहूँगा कि हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, ना सिर्फ जर्मनी के लिए बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। एक तो वो चीज़ के
जिस फ़ील्ड में आपने अप्लाई किया है, चाहे वो मास्टर्स के लिए हो, चाहे पीएचडी के लिए, किसी भी फ़ील्ड में, इवन बैचलर्स के लिए, जिस भी प्रोग्राम में, जिस भी फ़ील्ड ऑफ स्टडी में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपको मास्टर्स करनी है यहाँ पे आके, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। वरना फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तो चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए प्रोग्राम के बारे में। और अगर आप की ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स अगर आपने की है, उसको अगर टाइम गुजर गया है तो बेहतर होगा कि आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस हो, तो आपको यहाँ पे जॉब हासिल करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर नहीं, अगर आप फ्रेश हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे आएंगे तो आपको फिर भी जॉब आसानी से मिल सकती है, मगर अगर आप होंगे तो यहाँ पे आपको प्रेफर किया जाएगा उन कैंडिडेट्स के ऊपर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके अलावा तीसरी चीज़ मैं कहूँगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मगर हम उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, वो ये है कि क्योंकि हम इनके मुल्क में आ रहे हैं और इनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इनकी नेटिव लैंग्वेज जर्मन है, यहाँ पे तमाम तर डीलिंग्स ये लोग जर्मन में करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकें, अपने रोज़मर्रा के मामलात बड़ी आसानी से कैरी ऑन कर सकें, तो आप बेहतर है कि आप एटलीस्ट बेसिक लेवल जो है वो जर्मन लैंग्वेज का कर आए वहाँ से। मैंने भी ये ऐसा ही किया था, ताबिश ने भी ऐसा ही किया था, और हमारे जितने भी दोस्त यहाँ पे आते हैं तकरीबन वो एटलीस्ट बेसिक जो फाउंडेशनल लेवल है जर्मन लैंग्वेज का वो कर आते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। इसके लिए आप कोई सोर्स बता सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के वो अपने घर पे बैठ के किस तरह वो बेसिक जो है वो अपनी जो है वो ग्रिप कर सकते हैं जर्मन लैंग्वेज में? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई घर पे ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि आपको बड़ी आसान ज़ुबान में लैंग्वेज सिखाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स आती हैं, आप उसके ज़रिए सीख सकते हैं। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर रख के सीखना चाहते हैं तो भी आप उनसे सीख सकते हैं लैंग्वेज। ये तो वो मैं बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास टाइम है और अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन लें। मैं रिकमेंड करूँगा, गोएथे इंस्टीट्यूट है, कराची में भी है और शहरों में भी है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से लैंग्वेज आपको सिखाते हैं और शॉर्ट पीरियड में उनका एक कॉम्पैक्ट और बड़ा ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव उनका कोर्स होता है जो कि आपको बहुत कम टाइम पीरियड में तकरीबन 7 साढ़े 7 हफ्तों में आपको एक लेवल कंप्लीट करवा देते हैं लैंग्वेज का, जो कि आपके लिए इनफ होता है अपनी हल्की-फुल्की बोलचाल के लिए, और आप आके यहाँ पे समझ सकते हैं। वरना तो अदरवाइज़ अगर जब आप यहाँ पे आएँगे और अगर आपको किसी मसले में आप फँसते हैं, आपको अगर किसी से बात करनी हो, ना फिर आप बात समझ पाएँगे, ना आप उनको समझा पाएँगे, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लैंग्वेज ज़रूर स्टूडेंट जो हैं वो सीख कर आएँ। और दूसरी चीज़ इसके अलावा मैं ये कहूँगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आते हैं तो आपको ज़ाहिर है अकेला रहना पड़ता है, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि आपको अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुकिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अपने छोटे-मोटे काम करने आने चाहिए, कपड़े धोने वगैरह-वगैरह। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको एटलीस्ट आनी चाहिए। आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, वरना फिर आप काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल कर सकते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं जो यहाँ पे आने के बावजूद भी कुकिंग नहीं सीख सके हैं, और किसी भी वजह से तो फिर उनको बाहर से खाना खाना पड़ता है, और बाहर की डाइनिंग में आपको बता दूँ यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आपने पैसे बचाने हैं तो आपको बेहतर ये है कि आप अपनी खुद ही कुकिंग करें, अच्छा खाना बनाएँ, हेल्दी खाना खाएँ और अच्छा जो है वो वक़्त गुज़ारें। उसके लाइक अलावा यू कुछ आर सेइंग दैट कि वो जो देसी स्टूडेंट्स का जो शौक होता है कि अपने देसी फूड को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, यू नो? डेफ़िनेटली अगर आपको अपना देसी खाना खाना है, अगर आपको कढ़ाई बिरयानी और इस तरह की चीज़ें खानी है तो आपको बनानी आनी चाहिए। वरना अदरवाइज़ ये चीज़ें तो आपको फिर यहाँ पे ना तो मिलेंगी आसानी से, और अगर मिलेंगी भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी। तो आपका सारा खर्चा तो सिर्फ खाने-पीने पे निकल जाएगा, तो फिर आप बाकी काम कैसे करेंगे? तो बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत कुकिंग सीख लें। अगर नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी आके सीख सकते हैं, मगर एटलीस्ट आप विलिंग होने चाहिए इन चीज़ों को करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा बाकी तो चूँकि कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लगता है अडॉप्ट करने में, मगर एटलीस्ट आप एक ओपन माइंड के साथ आएँ। आपके अंदर एक एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि ये लोग अगर मुझसे डिफरेंट हैं
तो मुझे उनके साथ कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन को कॉप अप करना है, अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एजिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो आप इनके कल्चरल डिफरेंसेस को समझ सकें। और फॉर एग्जांपल जैसे जर्मन लोग वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तान में जिस तरह हम लोग बहाने करते थे 5 मिनट लेट होने के बाद कि ट्रैफिक में फंस गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था, ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपने टाइम से पहले पहुंचना है, और सच बोलना है हमेशा। ये लोग झूठ को बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, बहुत ज़्यादा नापसंदीदा एक चीज़ है इनकी नज़र में अगर कोई आदमी झूठ बोलता है या आपकी ज़ुबान पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको चाहिए कि इनका भरोसा आप ना तोड़ें। आप हमेशा ऑनेस्टी के साथ इनके साथ बात करें और अपने जितने भी मामलात हैं, वो आप अच्छे तरीके से हैंडल करें। और वक़्त की पाबंदी ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके हवाले से ताबिश भी आपको एक अपना इंसिडेंट सुना सकते हैं, जो उनका फर्स्ट क्लास जो इनकी थी, वो टाइम की वजह से किस तरह से इनको सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, छोटी-मोटी चीज़ें, जो मैं समझता हूँ कि हर एक स्टूडेंट जो कि बाहर आना चाह रहा है, ख़ास तौर पे जर्मनी में आना चाह रहा है, तो उसके ज़हन में होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए और अपने आप को वो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रखे। जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई। अच्छा ताबिश भाई, आप जो है वो काइंडली वो इंसिडेंट अगर आप सुनाना चाहें, तो वो प्लीज़ आप हमें बताएँ कि क्या वक़्त की कदर है वहाँ पे, और जो पाबंदी है यानी पंक्चुअलिटी है वो कितनी ज़रूरी है? जी, सुल्तान अभी आज मुझे लग रहा है आज मैं एक्सपोज़ होने जा रहा हूँ। लेकिन चलो उज़ैर भाई की मेहरबानी है, सुना देते हैं। अभी इंसिडेंट्स तो देखें, जर्मनी में जब से आया हूँ अभी 1.5 ईयर हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हो गए हैं ऑलरेडी। तो स्टोरीज तो बहुत है सुनाने को। तो लेकिन ये ऐसा था कि मैं जब आया था यहाँ पर तो ऑलरेडी मैं लेट आया था, 4 से 5 दिन ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो हमारा एक प्रोफेसर है, उनकी लैब थी, और वो मेरी फर्स्ट लैब थी उस दिन हमारे ग्रुप की। तो वो जो लैब थी वो एक्चुअली में बेसमेंट में थी, तो मुझे मिल नहीं रही थी वो फर्स्ट फ्लोर पर या ग्राउंड फ्लोर पर, तो मालूम नहीं था कि बेसमेंट में है। तो इसकी वजह से मैं सिर्फ 1 मिनट लेट हो गया था, 1 मिनट और कुछ सेकेंड। तो वो उसी वजह से हो गया कि मुझे लैब नहीं मिल रही थी। तो जब मैं गया तो प्रोफेसर ऑलरेडी जो है वो वेट कर रहा था मेरा। तो उन्होंने फिर जो है ना अच्छी खासी जो है ना क्लास ली वहाँ पर कि आपने मेरा जो है ना 1.5 मिनट तकरीबन जो है वेस्ट कर दिया। और और ये तो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था प्रोफेसर के साथ। और जो है ना, और काफी मतलब मुझे तो लगा कि आज मेरा पहला दिन है। आज जो है ना वेलकमिंग एक जो इन्वायरमेंट होगा, और प्रोफेसर बहुत अच्छे से मुझे जो है डील करेंगे, मोटिवेट करेंगे जर्मनी में पढ़ने के लिए और सब। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं तकरीबन 1.5 मिनट लेट हुआ, तो प्रोफेसर ने पहले ही दिन एक स्ट्रेंजर स्टूडेंट से मतलब जो है ना अच्छी क्लास ली कि आप ऐसा नहीं चलेगा, आपने मेरा 1.5 मिनट वेट कर दिया और कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते हैं। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप जो है ना मतलब लैब आपको नहीं मिली, ये आपकी जॉब है, आपने करनी है। जिस तरह से भी आप जो है लैब ढूंढनी है वो आपकी जॉब है। तो इस मतलब काइंड ऑफ थिंग हेयर इन जर्मनी के आप जो है ना पंक्चुअलिटी तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप लेट हो जाते हैं ना किसी, अगर कोई चीज 8 बजे है तो इसका मतलब है कि वो 8 बजे, आप 8 बजकर 1 मिनट पर नहीं कर सकते हैं वो काम। तो उसके लिए आपको प्लान करना होता है कि आप 7:50 पर वहां पर पहुंच जाएं, ठीक है, 10 मिनट पहले। तो हमेशा ऐसा ही होता है, वरना तो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि अगर हम 8 बजे कहते हैं तो वो काम 10 बजे होता है। तो ऐसा नहीं है। तो वो मेरा फर्स्ट डे ही था, और फर्स्ट डे ही मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, तो उस दिन अच्छा लेसन मिल गया था। तो उसके बाद फिर हम भी पंक्चुअल हो गए। पाकिस्तानियों को सिर्फ डंडा चाहिए होता है। एक बार अगर थोड़ा सा उन पर प्रेशर आता है तो फिर वो एकदम सीधे हो जाते हैं। और उसके बाद हम हमेशा पंक्चुअल रहते हैं, प्रोफेसर हों, लैब्स हों, सब सारी। तो ये फर्स्ट डे पर मेरे साथ इवेंट हुआ था यहाँ पर। जी। जी, बिल्कुल। वैसे देखा जाए पंक्चुअलिटी इम्पॉर्टेंट होनी भी चाहिए। और चलें, इम्पॉर्टेंट लिंक्स
स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो है वो सवालात ये पूछे जाते हैं कि हमें लिंक प्रोवाइड कर दें प्लीज़। यार इसकी लिंक तो बता देना यार, ये कहाँ से प्रोसेस होगा इसका, मुझे ज़रा वो कोई वो कहीं से कोई वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल तो रिकमेंड कर दें। तो उज़ैर भाई इम्पोर्टेंट लिंक्स कुछ अगर आपके ज़हन में हो, आपकी नज़र में हो, तो वो ज़रा हमें रिकमेंड कर दें प्लीज़। जी, मैं आपके साथ वो तमाम लिंक्स शेयर कर दूँगा, आप अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर सकते हैं। जैसा भी आपको बेहतर लगे आप उस तरीके से अपने ऑडियंस तक वो लिंक्स पहुँचा सकते हैं। मेन जो चीज़ें हैं, एक दाद के हवाले से जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का डेटाबेस है, वहाँ पे वो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, वो उस लिंक पे जाके सिर्फ अपना प्रोग्राम का नाम लिखेगा, उसके बाद वो सारी यूनिवर्सिटीज़ इनलिस्ट हो जाएँगी जो प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो उसके बाद फर्दर वो उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स पे जाएगा और फिर वो मज़ीद डिटेल्स ले सकता है। तो एक वो सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। यूनिअसिस्ट का लिंक जिस पे स्टूडेंट्स अपना अकाउंट बना के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट लिंक है। उसके अलावा दाद स्कॉलरशिप के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन जिस लिंक पे मौजूद है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। उसके अलावा दाद स्कॉलरशिप के हवाले से तफ़सील से सारी एक्सप्लेनेशन सारी डिस्क्रिप्शन कौन-कौन एलिजिबल है, कौन-सी कंट्रीज़ उसमें अप्लाई कर सकती हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम सारे के सारे जो कि ऑफ़र किए जाते हैं मास्टर्स के, पीएचडी के, वो डॉक्यूमेंट वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। और उसके अलावा जनरल जो रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ से अटेस्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी मैंने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये सारे लिंक्स और ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, वो आप फिर आगे जैसे बेहतर आप समझे वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया उज़ैर भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया ताबिश भाई आपका भी। और इट वाज़ एन अमेजिंग सेशन विथ यू गाइज़, एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। और आपने अपना वक्त हमें प्रोवाइड किया और इतनी जो है वो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन फ्यूचर इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी जो डिफरेंट इसके जो एंगल्स हैं या डिफरेंट क्वेरीज हमारे पास आती रहती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम जो है वो आप लोगों से गाइडेंस लेते रहें और ऐसे सेशंस हम दोबारा भी ऑर्गेनाइज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन to you both, and also thank you to all the audience and participants who watched this session. और इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है जर्मनी से रिलेटेड किसी भी हवाले से स्टडी इन जर्मनी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो अपनी क्वेरी जो है वो छोड़ सकते हैं, और फिर हम जो है अपने गेस्ट से वो क्वेश्चन जो है वो आपके पे करेंगे और उनसे आंसर लेंगे। सो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह के जो इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।